बेटे ने माँ को धक्के मारकर घर से निकाला। फिर माँ ने दिखाया बेटे को आईना। माँ, दोपहर को एक कुरियर घर आएगा, वो लेकर रख लेना। ये नहीं कि खाना खाया और सो गई और कुरियर वाला घंटी ही बजाता रहे। हिमांशु ने कहा, हाँ और क्या, अब इन्हें और कुछ काम तो है नहीं, तो यही काम कर लेंगी। वैसे भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, वो भी मांज कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना। हम लोग देर से आएंगे। विधि ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये मालती जी को भी पता नहीं था। ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और न ही बेटे बहू कभी बताते थे। अभी 6 महीने पहले ही मालती जी बड़ी खुशी से विधि को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर विधि ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और हिमांशु को भी अपने चक्कर में ले लिया। हिमांशु पहले से ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता था। रही सही कसर विधि ने भी पूरी कर दी। विधि पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं मालती जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी ही थी। जिसका बेटा ही उसकी कद्र नहीं करता तो बहू क्या करेगी। हिमांशु विधि के सामने ही मालती जी को कुछ भी कह देता था। उसे सुनकर विधि और सिर पर चढ़ गई थी। विधि के आने से पहले मालती जी ने वाई लगा रखी थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर विधि ने आते ही काम वाली हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसे देना ही बेकार है, जब घर में सासू माँ बैठी रहती हैं। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे। हिमांशु चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया? सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? ये बोरिंग और बेस्वाद खाना खाने के लिए? हिमांशु की तेज आवाज से मालती जी हिल गईं। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गईं और सुबकने लगीं। विधि को क्या कहती? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से शिकायत क्या करें। मालती जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। अपने मायके में 6 बहनों में सबसे बड़ी मालती को हमेशा ही अपशकुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी मालती अपने पीछे 5 बहनें और ले आई। एक भाई भी तो ला सकती थी, आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 6 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वो चाहती थी कि सभी जल्दी से अपने घर चली जाएं और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। मालती को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं और उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, तो अपने से 2 गुनी उम्र के विदुर आदमी के साथ ब्याह दिया गया। मालती जब शादी होकर आई तो पहले से 2 बेटी और 2 बेटे थे। वो आते ही 4 बच्चों की माँ बन गई, उनके पालन पोषण में लग गई। यूं तो वो खुद छोटी थी, पर उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा बना देती हैं। चारों बच्चे काफी बड़े थे। जब मालती के पेट में हिमांशु आया तो सबकी त्योरियां चढ़ गई थीं कि अब इसकी जरूरत क्या थी। उधर मालती का पति बुरी संगत में भी रहता था, सारा पैसा दारू और जुए में उड़ा देता था। चारों बच्चे समझदार थे, उन्हें उनके दादा का बड़ा सहारा था। वो भी उसकी बुरी आदतों से बहुत दुखी थे। मालती को बेटा हो गया और उधर दोनों बेटियों की शादी कर दी। कुछ महीनों बाद दादाजी भी चल बसे और उनके पिता रात को शराब पीकर आए तो किसी गाड़ी के नीचे आकर दब गए। छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई और दोनों समझदार बेटों ने मालती को हिमांशु के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, एक स्कूल में चपरासी बन गई, वहीं रहने को कमरा मिल गया और हिमांशु का भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ थी। अब मालती अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज आ गया। पढ़ाई में वो ठीक ठाक था, पर उस पर अपने बिगड़ैल बाप की छाप थी। वो ही गुस्सा और गाली गलौज करना। मालती समझाती थी, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में हिमांशु एक कंपनी में सेठ के यहाँ लग गया और मोटी रकम पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की विधि से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। मालती जी को वो अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। मालती जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। विधि के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ पर जाती,
आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थीं। वो अपने घर परिवार में सुखी थीं और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन विधि ने कहा कि उसकी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को कहीं पर भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो अब अपने मरने के दिन ही गिने। वो ही अच्छा है, बेकार ही एक कमरा घेर रखा है। मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। हिमांशु को भी विधि की बात जच गई। वो मालती जी के कमरे में गया और बोला, माँ तुम कहीं क्यों न चली जाती हो? वैसे भी इस घर में तुम्हारा क्या काम है? तुमने एक कमरा भी घेर रखा है। चली जाऊं, पर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे कौन रखेगा? मैं तो तुम दोनों के ही साथ रहूंगी। भला इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन आसरा देगा? तू तो मेरा बेटा है। तू ही मुझे घर से निकाल रहा है। मैंने तो तुझे 9 महीने पेट में रखा है, बिना बाप के इतनी मुश्किल से पाला है, और तू है कि मेरी तपस्या और त्याग का ये फल दे रहा है। हिमांशु, मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो तू मुझे घर से निकाल रहा है। कुछ तो शर्म कर। माँ, ये सब बकवास बंद करो। सब माँ अपने बच्चों को पेट में रखती हैं। तुमने कौन सा एहसान कर दिया? मेरे पास फालतू समय नहीं है। कहीं भी चली जाओ, किसी वृद्धा आश्रम में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क किनारे झोपड़ी में, कहीं भी चली जाओ। मुझे विधि की बहन के लिए कमरा खाली चाहिए। तुझे कमरा खाली चाहिए, मैं कर देती हूँ। मैं बाहर हॉल में रह लूंगी, पर इस बुढ़ापे में अपनी माँ को बेघर तो मत कर। अरे माँ हूँ तेरी। वो फिर से चिल्लाई, पर हिमांशु और विधि पर कोई असर नहीं हुआ। मालती जी ने सारी रात रो रो कर बिता दी। अगली सुबह मालती जी उठी नहीं, तो दोनों ने दरवाजा खटखटाया। मालती जी को उठाया और जाने को कहा। मालती जी ने काफी दया की भीख मांगी, पर विधि और हिमांशु का मन नहीं पिघला। मालती जी अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गईं। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाएं। बहनों ने कहा हमारे घर आ जाएं, पर सब अपने ससुराल में थीं, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं है। मालती जी को फिर अपने मायके के घर की याद आई। वो सीधे अपने गांव चली गईं। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मालती जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। कुछ दिनों से उनकी 5 बहनें उनसे मिलने वहां आ गईं। सभी ने एक मत से पिताजी की ये जायदाद जो साहूकार के घर गिरवी रखी थी, उसे छुड़ाकर मालती दीदी को उपहार में दे दी, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, और थोड़ी नगद राशि भी दे गईं। मालती जी यहीं रहना चाहती थीं, क्योंकि बेटे ने तो उन्हें घर से और जिंदगी से निकाल दिया था। मालती जी को घर और 2 खेत मिल गए। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेती की और फसलें लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। बेघर अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे और कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब मालती जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी, पर वो उसे भुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल लिया था, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। मालती जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। मालती जी ने उसी घर में ऊपर के कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल लिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब हिमांशु ने सुबह सुबह अखबार खोला, तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता को देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने विधि को बताया। दोनों जने सोचने लगे कि माँ के पास तो बहुत पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे और ये जायदाद ले लेंगे। आखिर हमारा भी तो माँ की जायदाद पर कुछ तो हक है। दोनों अपने लालच के वशीभूत होकर गांव चले। जगह जगह उनकी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार मालती जी का मन पिघला, पर वो मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ।
तुम अपने घर चलो। यहाँ अनजानों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। ये सब घर, खेती, जायदाद मुझे संभालने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालोगी? और इतनी कमाई इन अनजानों पर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? मालती जी उनके लालच को पहचान गईं। हाँ, आज तक तो मेरे बहू बेटा जिंदा थे, पर आज वो हमेशा के लिए मर गए। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्या होगे? बेटा, अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे के साथ गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, ये सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब तू मेरी अर्थी को कांधा भी मत देना। और मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। हिमांशु और विधि को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वो माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, तो आज ये सब उनका होता। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गए। दोस्तों, एक महिला पहले पिता के सहारे होती है, फिर पति के सहारे जीवन चलाती है और बुढ़ापे में बेटे पर निर्भर हो जाती है। जब बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ दे, तो वो कहाँ जाएगी? इसलिए बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।